स्टूडेंट, आप हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको हम्द, नात, मतला, मक्ता और कई ऐसे सवालात हैं जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, हम्द किसे कहते हैं। तो हम्द कि जिसमें अल्लाह ताला की सिफात की तारीफ बयान किया जाए उसे हम्द कहते हैं। हम्द में सिर्फ अल्लाह ताला की ही तारीफ होनी चाहिए, उनकी सिफात की ही तारीफ होनी चाहिए, इसे ही हम्द कहते हैं। आते हैं आगे नात। तो नात में क्या होता है कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान किया जाए उसे हम नात कहते हैं। तो हम्द में अल्लाह की तारीफ और नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नात कहते हैं। मतला, देखिए ये सवाल जो है हर साल बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछता है, इसलिए आप उसको एकदम ध्यान से याद रखेंगे। अब आगे आते हैं मतला। मतला जो है, मतला किसे कहते हैं, पहले आपको ये जानना ये जरूरी है कि मतला, यहाँ पे जवाब इसका होगा गजल के पहले शेर को, गजल के जो पहला जो शेर होगा वही मतला कहलाता है। इसलिए मतला को याद रखेंगे, गजल के पहले शेर को या इशार को हम लोग मतला कहते हैं। अब आते हैं मक्ता। तो दोनों का नाम मिलता जुलता है, इसलिए इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ यही याद रखना है कि मतला जो होता है गजल के पहले इशार को कहते हैं, और मक्ता जो होता है मक्ता जो होता है जो गजल के सबसे आखिरी में, जो सबसे नीचे में, गजल के आखिरी इशार को मक्ता कहते हैं। जिसमें जो शायर गजल लिखता है वो अपना नाम नीचे में जोड़ता है, तो इसलिए उसे हम जो है तखल्लुस कहते हैं। जो शायर जो अपना नाम जो है नीचे जो जोड़ता है उसको तखल्लुस कहते हैं। लेकिन आप तखल्लुस के बारे में बता देंगे तो आपको बात सब समझ में आ जाएगी। अब यहीं पर देखिए अपना अगला क्वेश्चन है तखल्लुस। तो तखल्लुस का इस तरह से इसका एग्जाम, एक बहुत बड़े शायर हैं, उनका असल नाम असदुल्ला खां था। उनका पहले जो है वो असदुल्ला उनका तखल्लुस था, बाद में अपना नाम असदुल्ला खां गालिब रख लिए, तो गालिब उनका तखल्लुस हो गया। तो जब भी गालिब का जब भी कभी गजल आप पढ़े होंगे तो आखिरी इशार में वो अपना नाम जोड़ते थे गालिब, तो वो तखल्लुस हो गया। तो ऐसे ही लफ्ज को हम लोग तखल्लुस कहते हैं, तो याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं मनकबत। मनकबत में जिसमें है, देखिए इसमें है मनकबत, जिसमें बुजुर्गान दीन या औलिया किराम की तारीफ बयान किया जाए उसे मनकबत कहते हैं। कसीदा किसे कहते हैं, सवाल यही होता है, कसीदा किसे कहते हैं, जिसमें कसीदा का यही मतलब होता है जिसमें किसी शख्स के औसाफ बयान किया जाए उसे कसीदा कहते हैं। अगला सवाल है मरसिया। मरसिया किसे कहते हैं। अब इसके बारे में आपको समझना होगा कि मरसिया जो है किसी के मौत पर इजहार गम या अफसोस किया जाता हो उसे मरसिया कहते हैं। मरसिया ही का मतलब यही होता है कि किसी चीज का, जैसे हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहादत जब पाए थे करबला के मैदान में, तो उनके पर जो है मरसिया लिखा जाता है। तो इस तरह के नज़म जो भी होंगे वो मरसिया होंगे। आपके निसाब में एक मरसिया है आरिफ के मौत पर, जो असदुल्ला खां गालिब लिखे हैं, वो भी एक मरसिया ही कहलाएगा, क्योंकि अपने आरिफ जो है असदुल्ला खां गालिब के भांजा थे। जब उनका इंतकाल हो गया
तो गालिब अपने भांजे पर यानी आरिफ के नाम पर जो है एक मरसिया लिखा है जो आपके निसाब में शामिल है। वो आने वाले वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। अब आते हैं रुबाई। रुबाई किसे कहते हैं? तो 4 हैं। रुबाई जब भी होता है तो 4 मिसरे का होता है। और मुसद्दस, देखिए यही फर्क होता है रुबाई और मुसद्दस में। मुसद्दस किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे 6, तो 4 मिसरों वाली इशार होगा तो क्या हो जाएगा? रुबाई। और 6 मिसरा वाली होगी यानी 6 लाइन का ही शेर होगा, है ना। तो जब 6 लाइन का इशार हो गए तो वो हो जाएगा मुसद्दस। अब आते हैं नज़म के बारे में। नज़म में तमाम हैं। नज़म में क्या होता है कि जब नज़म जब लिखा जाता है तो पहला लाइन जब कहानी नज़म चालू होता है कहानी के तौर पे, तो एक पहला इशार कहने के बाद उसका दूसरा में भी उसी का फिर आगे कहानी चलता है। फिर तीसरा जब लाइन चलता है तो उसमें भी उसी का कहानी आगे बढ़ता जाता है। ऐसे इशार को हम लोग नज़म कहते हैं। इसलिए इसमें इसका डिफिनेशन होता है कि जिसमें तमाम इशार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मुसलसल यानी कहानी आगे बढ़ता जाता है। और इजहार मुसलसल इजहार की जरूरत को पूरा करता है। जब तक कहानी शुरू हुआ और जब तक आखिरी हो जाता है तब तक पूरी नज़म कंप्लीट नहीं होता है। जब उसका शुरू से लेकर के कहानी चलते चलते और जब लास्ट आखिरी होता है तो आप समझ जाएंगे वो नज़म का शुरुआत और आखिरी मेल खा दिया। ऐसे इशार को हम लोग नज़म कहते हैं। नंबर 12 मसनवी। मसनवी किसे कहते हैं? तो इसमें होता है मसनवी जो है इस नज़म में कोई मुसलसल दास्तान हो, इसकी बहरें छोटी होती है। इसका ये मतलब होता है कि ये नज़म थोड़ा लंबी होती है। ये नज़म जो होती है क्या होती है? लंबी होती है और छोटे छोटे बहरें छोटे छोटे इशार होते हैं। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये और कहानी जो है वो चलते 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 जो है आखिर में खत्म हो जाता है। जिस तरह से कहानी होती है शुरू करते हैं और तो कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो कहानी लास्ट में उसका अंजाम फैसला हो जाता है कि हाँ ये कहानी का ये रिजल्ट आया। इसी तरह मसनवी में भी यही चीज होता है कि ये जब नज़म के तरफ नज़म में जब ये शामिल होता है तो ये चलते 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 कहानी शुरू होती है और आखिरी में ये खत्म हो जाती है, लेकिन नज़म की तरह से होती है। और इसकी जो बहरें होती हैं, ये जो लाइन जो होता है वो छोटा छोटा होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? मसनवी। नंबर में है इंटरव्यू। इंटरव्यू इस तरह से आप समझेंगे किसी खास मौजू पर दो अशखास के मुलाकात के दौरान, किसी खास मौजू पर दो अशखास के मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू कहते हैं जब एक आदमी दूसरे आदमी से जब बातचीत होती है तो इसमें एक सवाल करने वाला होता है और एक जवाब देने वाला होता है। तो जो सवाल जो करता है वो उसको कहलाता है कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, और जो जवाब देता है वो कहता है हम इंटरव्यू दे रहे हैं। उसे ही हम इंटरव्यू कहते हैं। नाविल, देखिए अभी इस तरह से तो कहेंगे कि नाविल उस जमाने की सच्ची तस्वीर होती है जिस जमाने में लिखी जाए। इसमें हमारी जिंदगी, माहौल और रोजमर्रा की आईनादारी होती है। इसे ही हम लोग क्या नाविल कहते हैं। नंबर 15 अफसाना। अफसाना किसे कहते हैं? तो इसके बारे में पहले आपको समझना होगा कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए अफसाना कहलाता है। यानी अफसाना जो होता है एक छोटी कहानी होता है जिसमें एक बार पढ़े और शुरू किया 2, 3, 4 पेज में खत्म हो जाता है और कहानी का रिजल्ट भी सामने आ जाता है। इसलिए अफसाना ऐसी नसरी कहानी को कहते हैं जो एक ही नशिस्त में यानी एक ही बार लगातार पढ़ी जाए अफसाना कहलाता है। जैसे ये एक नसरी कहानी है, यानी छोटा कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, जो एक लगातार पढ़ी जाए, है ना, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। छोटी कहानी है और वो पढ़े और तुरंत उस पर खत्म हो जाता है। ऐसे ही इसे ही अफसाना कहते हैं।
16 नंबर में मकतूब निगारी या खुतूत निगारी। मकतूब निगारी या खुतूत दोनों में से मकतूब निगारी का मतलब क्या होता है? खुतूत निगारी होता है, यानी खत के जरिया एक दूसरे का हालचाल पूछना, उसे ही जो है हम लोग खुतूत निगारी करते हैं। जैसे गालिब जब भी खत लिखा करते थे अपने दोस्तों के पास, तो इस तरह से वो खत लिखते थे जैसे लग रहा है कि उनका दोस्त सामने बैठा हुआ है। बातचीत इसी तरह से वो खत में वो लिखा करते हैं कि जैसे क्या हाल है, आप कैसे हैं, आप तो हमको याद ही नहीं करते हैं। इस तरह का सवाल वो खत में लिखा करते थे और पढ़ने वाले को लगता था कि एकदम सामने में है। तो ऐसे ही लोग यह सेंटेंस को हम लोग मकतूब निगारी या खुतूत निगारी कहते हैं। मकतूब निगारी या खुतूत निगारी एक दूसरे का ख्यालात और खैरियत का इजहार किया जाता है, इसे ही हम लोग खुतूत निगारी कहते हैं। कुनियत किसे कहते हैं? असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, यानी असली नाम जो होगा वो आपका है तो आपके वालिद या आपके जो रिश्तेदार हैं उनके नाम से आपका भी नाम जुड़ जाता हो, ऐसे सबको हम लोग कुनियत कहते हैं। जैसे अबुल हसन, इब्ने अब्बास, उम्मे कुलसूम वगैरह वगैरह। समझेंगे कि कुनियत जो है ये असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए। जैसे अबुल हसन, दोबारा फिर हम समझा देते हैं, इब्ने अब्बास, उम्मे कुलसूम। अगर अबू या इब्न या उम्मे इस तरह का अगर लफ्ज आपके सामने में सवाल आते हैं तो आप समझ जाएंगे ये कुनियत है। नंबर 18 लक़ब। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लक़ब कहते किसे हैं? तो वो इसमें है जिससे किसी शख्स का कोई खास सिफत जाहिर होता हो, यानी उसकी खूबी बयान होता हो। उसके नाम के पहले जोड़ा जाता है या बाद जोड़ा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है पहले ही जोड़ते हैं। जैसे आप जानते होंगे बुलबुले हिंद, शेरे बिहार, स्वर कोकिला, इस तरह का जो मतलब उसे जो खास तो विशेषता जो होती है या उसकी खूबी जो लक़ब, तो इसका ऐसी इसका जवाब लिखेंगे वो इसम है जो किसी शख्स की कोई खूबी जाहिर होता हो, उसे हम लक़ब कहते हैं। जैसे बुलबुले हिंद, शेरे बिहार, स्वर कोकिला, इस तरह से आप उसका जवाब उदाहरण के साथ दे सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ दे सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आपको बुलबुले हिंद या शेरे बिहार या स्वर कोकिला आपको इस तरह का सवाल में अगर आता हो तो आप समझ जाएंगे कि ये लक़ब है। खिताब 19 नंबर में लिखते हैं खिताब। तो खिताब तो मतलब इस तरह समझेंगे कि खिताब जो होता है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, अमीर शरीयत, इस तरह से जो भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, ऐसे अल्फाज को हम लोग खिताब कहते हैं। खिताब तो इसमें देखिए, इसमें इसी तरह से लिखना है तो जो किसी खास खूबी के बिना पर, यानी किसी इंसान का या जो भी उसका खूबी बयान हो, जो जिससे मुल्क का नाम रोशन हुआ हो या किसी मुल्क में किसी को ऐसा काम किया हो जिससे कई लोगों को जान बचा हो, यानी इस तरह से उसकी खूबी जब हो रहा है, नाम उसका मशहूर हो रहा है, अच्छे काम कर रहे हो, तो सरकार जो है अपने तरफ से उसको भारत रत्न जैसे खिताब से नवाजा जाता है। तो उसका उदाहरण एग्जाम्पल में दे सकते हैं आप, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, इस तरह के सवाल में आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये खिताब है, सरकार की तरफ से दिया गया है। 20 नंबर में आता है उर्फ। उर्फ देखिए आप एकदम समझते होंगे, उर्फ जो होता है एकदम उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको? उर्फ में सब लोग आप जनरली वर्ड यूज करते हैं, वो नाम जो असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। जैसे आपका नाम कलीमुद्दीन है तो आपको कल्लू करके लोग बुला लेते हैं और कल्लू के नाम से ही मशहूर हो जाते हैं। अनवर हुसैन नाम है तो आप को अन्नू करके लोग बुलाते हैं और सब पूरे गांव मोहल्ले वाले सब आपको क्या कहते हैं? अन्नू ही अन्नू कहने लगते हैं। यहाँ तक घर वाले भी अन्नू ही कहते हैं, जबकि नाम आपका क्या है? अनवर हुसैन है और अन्नू के नाम से मशहूर हो गए। तो इस तरह ऐसे जो लफ्ज आएंगे तो वो उर्फ की गिनती में आता है, उर्फ की गिनती में शुमार होता है, इसलिए उर्फ में कभी आप गलती नहीं करेंगे।
अब आपको डिफिनेशन इस तरह से हम आपको लिख करके बता देते हैं। 20 समझ लीजिए, उसको हम दोबारा एकदम अच्छे ढंग से बता देते हैं। इसका डिफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, उसमें लिखा जाएगा कि इसमें उर्फ कौन है, तो आप इस तरह का वर्ड को आप समझ जाएंगे। तो उर्फ में लिखना है वो नाम जो अपने असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। जैसे अनवर से अन्नू, कलीमुद्दीन से कल्लू, इस तरह से आमिर हुसैन है तो सन्नी के नाम से मशहूर हो गए, है ना। इस तरह जो वर्ड अगर आएगा ऑब्जेक्टिव में या डिफिनेशन लिखने के लिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमने 20 सवाल का जवाब बताया था, और उसमें से 20 सवाल जो बताए और जवाब जो हमने बताया, ऐसे पढ़ना तो आपको सभी को है, लेकिन उस 20 में सबसे ज्यादा अहम तरीन यानी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जो उम्मीद है कि 2022 के एग्जामिनेशन में आपसे जरूर पूछेगा। तो कम से कम इस 10 को तो एकदम जहन में बैठा लेंगे, याद कर लेंगे, और उसमें से सबसे पहले हम का डिफिनेशन जरूर याद कर लेंगे। हम किसे कहते हैं ये आपको शायद बता चुके हैं। उसके बाद नाथ को भी एकदम याद रखना है। उसके बाद आता है मतला भी आप समझ रहे होंगे कि हर गजल के पहले शेर को जो है मतला कहते हैं। मक्ता भी हम आपको डिटेल में समझा चुके हैं कि गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। तसीदा भी आपको हम जो है किसी शख्स के औसाफ बयान किया जाता है। तखल्लुस भी हर गजल के आखिरी में शायर अपना नाम जोड़ता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, एकदम याद से, यानी 20 में 10 जो हम सवाल निकाले हैं, इसको तो एकदम आप याद ही कर लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आपको अच्छे से ज्यादा नंबर आए। और आप जानते हैं कि उर्दू ही एक ऐसा लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, जो आपको डिवीजन में बहुत अहम रोल अदा करता है। क्योंकि एक नंबर से बहुत दूर तक आप पहुंच सकते हैं, इसलिए एक नंबर का भी इसमें वैल्यू देंगे, समझेंगे, छोड़ना नहीं है आपको। इसलिए ये सब सारा चीज को जरूर याद कर लेंगे। उर्फ मतलब असली नाम से के बजाय दूसरे नाम से मशहूर हो जाए, ये भी आपको हम बता दिए हैं शॉर्ट में। उर्फ रुबाई में भी हम आपको बता दिए हैं कि इसमें जो होता है 4 मिसरे वाली इशार को रुबाई कहते हैं। मरसिया में क्या होता है, किसी गम का या मौत का इजहार किया जाता है। खिताब जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है, इसको एकदम ध्यान से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आए या सब्जेक्टिव सवाल आए तो उसको आप आराम से बना सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको डिवीजन लाने में मदद कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के नए वीडियो के साथ।